प्लीज सब्सक्राइब करें और देखें हॉरर एंटरटेनिंग वीडियो। दोस्तों, हम अपने चैनल पे बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। यूट्यूब हमारी वीडियो की रीच नहीं भेज रहा है। आप लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करेंगे, तभी हमारे वीडियो को प्यार मिलेगा और यूट्यूब की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। ये कहानी है सन 1990 के दौर की, बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाले आनंद की, जो बहुत अच्छा गायक था। उसे गांव में लोग अक्सर शादी, जन्मदिन, संगीत समारोह या फिर किसी खुशी के अवसर पर बुलाते थे। पहले मिलन की यादें लेकर आए हैं और उसके गानों का लुत्फ उठाते थे। आज भी आनंद एक संगीत समारोह में गाना गाने के बाद अपनी गायकी का इनाम लेने के लिए वहां रुका था। उस समारोह का आयोजन उसका दोस्त कर रहा था। क्या बात है यार आनंद, तूने तो एकदम रौनक जमा दी है। आज इस समारोह में आए सब लोग बहुत खुश है। ये ले तेरा इनाम। विजय उसे इनाम और साथ में कुछ पैसे भी देता है। आनंद अपने पिता के साथ अकेला रहता था। बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी। आनंद का गाना गाना उसके पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो अक्सर उससे खफा खफा रहते थे। पिताजी कहाँ हैं आप? देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे हाँ आ रहे हैं, इतना काहे पागल हो रहे हो? पिताजी मैं आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ, ये लीजिए। आज संगीत समारोह था और मेरा गाया हुआ गाना सबको बहुत पसंद आया। गाना गा कर आया, मिठाई लेकर आया, इतना चिल्लरों से कुछ न होगा बेटवा। कुछ करना चाहते हो या नहीं जिंदगी में? कुछ बनना चाहते हो कि नहीं? उम्र हो गई है तुम्हारी शादी लायक। कुछ ढंग का काम करो, हमारे राशन के गल्ले पे बैठकर उसको आगे बढ़ाओ और कुछ अच्छा पैसा कमाओ। इस संगीत वंगीत में कुछ नहीं रखा। पिताजी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? गाना गाना मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने संगीत को सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। देखना, एक दिन मेरे सारे सपने जरूर पूरे होंगे और मैं बहुत बड़ा गायक बनूंगा। हाँ, तुमने मानी है आज तक किसी की? बेटवा अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी जिंदगी का अब कोनो भरोसा नहीं है। पिताजी आप ऐसे। अरे बेटवा सुन पूरी पहले, इसलिए हम चाहते हूँ कि तुम्हारा घर पहले ही बस जाए। शंकर की बिटिया जवान हो गई है और वो कुछ दिन से बोल भी रहा है अपनी बिटिया के रिश्ता के लिए। तो कल उसके घर रिश्ता के लिए जाना है, कल तैयार हो जाना। पर पिताजी अभी मैं शादी नहीं करना चाहता। मालती जैसी लड़की नसीबों में मिलती है। आसपास के 4 गांव में चिराग लेके ढूंढोगे ना, तब भी ना मिलेगी वैसी लड़की। वो तो शंकर मेरा अच्छा दोस्त है, इसलिए वो अपनी बेटी का रिश्ता तुझसे कराना चाहता है। चल अब मैं सोने जा रहा हूँ, कल 10 बजे दुकान पर चले जाइयो। उसके पिता काफी सख्त थे और ऐसा बोलकर वो सोने चले जाते हैं और आनंद भी सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। अरे यार, ये पिताजी मानते ही नहीं है, बहुत जिद्दी हैं। पर जो उन्होंने कहा, क्या लड़की सच में इतनी खूबसूरत होगी? इसी ख्याल को सोचते सोचते आनंद सोने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है जैसे मानो कोई बहुत जोर जोर से उसकी खिड़की पर हाथ मार रहा है। वो जैसे ही उठकर देखता है तो उसने देखा एक कटा हुआ हाथ जो पूरी तरह से खून से लथपथ था और जोर जोर से खिड़की पर दस्तक दे रहा था, जिसके कारण खिड़की पर भी खून के निशान पड़ चुके थे। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये सब देखकर आनंद बुरी तरह से डरकर सहम जाता है। कौन है? कौन है वहाँ? आनंद डर से आगे बढ़ता है, हालांकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। फिर भी वो हिम्मत जुटाकर खिड़की के बाहर देखता है। खिड़की से थोड़ी दूर बाहर पेड़ पर एक औरत अपने बच्चों को झूला झुला रही थी। वो औरत अपने डरावने चेहरे के साथ आनंद को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। कौन है? बेटवा, ओ बेटवा, क्या हुआ तेरे को? वही बुरा सपना देखेगा? बाबूजी, वो खिड़की वहाँ पर हाथ था। सब ठीक है बेटवा, सब ठीक है, कोनो हाथ नहीं है उधर। आनंद जो नींद में चिल्ला रहा था, अपने पिताजी को सामने देखकर उसे थोड़ी शांति मिली। उसके कमरे में सब कुछ ठीक था, वो बस एक डरावना सपना था। चलते हैं अब हम, 4 बज गए हैं, नहाने धोने जाना है। अगले दिन सुबह आनंद और उसके बाबूजी लड़की वालों के घर जाते हैं।
और उनसे बातचीत करते हैं। आनंद को पहली नजर में ही मालती पसंद आ जाती है और वो शादी के लिए हाँ कर देता है। इसी तरह कुछ दिनों के बाद उनकी शादी भी हो गई। शादी के कुछ दिनों के बाद एक रात। सुनिए, ये हमारे घर के पीछे दूर एक छोटा सा घर है। ऐसा लगता है जैसे बहुत सालों से वो बंद है। वहाँ कौन रहता है? हाँ, घर हमारे चाचा का है। अब इस दुनिया में वो चाचा नहीं है, तब से ही ये घर बंद है और बापूजी ने सख्त मना किया है कि इस घर का उपयोग कोई नहीं करेगा, इसलिए इस घर में जाना सख्त मना है। पर तुम अचानक आज रात ये सवाल क्यों पूछ रही हो? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ अजीब सा है और हमारे रूम की खिड़की से भी वो घर दिखता है। पता नहीं क्यों, पर मुझे काफी अजीब लगता है। हाँ, अजीब तो है, पर ये बंद क्यों है ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटा था और उसके बाद मैंने बापूजी से एक दो बार पूछा भी इसके बारे में, पर उन्होंने बताया नहीं। अच्छा, पर अरे चलो छोड़ो इन सब बातों को और खाना बनाओ। पर सुनिए तो। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम घबराए हुए क्यों हो? आपने जो भी बताया है ये मुझे पता नहीं था। बात क्या है मालती, सीधे सीधे बताओ। आज शाम जब मैं खाना बनाकर अपने रूम में आई तो मुझे वहां से एक कुत्ते की बहुत तेज भौंकने की आवाज आई। जब मैंने खिड़की के पास जाकर देखा तो वहां एक कुत्ता अपना सर जोर जोर से घर की दीवार पर मार रहा था। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा था। ये सब मुझे बहुत अजीब लगा। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था, यही जानने के लिए जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा उस कुत्ते ने अपना सर दीवार पर मार मार कर अपना दम तोड़ दिया। वो मंजर बहुत खौफनाक और डरावना था। बहू, ओ बहू। तभी बाबूजी आ गए और वो मुझे पुकारने लगे। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी तो मैं वहां से भागते हुए घर आई। लेकिन जब मैं घर आई तो मुझे पता चला कि मेरी पायल वही घर के आसपास कहीं गिर गई है। पर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसीलिए मैं वहां दोबारा नहीं गई। अरे मालती, तुम भी इतना क्यों सोचती हो? क्या पता वो कोई पागल कुत्ता हो। पर मेरी पायल? अरे हाँ, जाता हूँ और ढूंढ कर लेकर आता हूँ। आनंद अपनी पत्नी की पायलों को ढूंढने उसी के घर जाता है और वहां जैसे जैसे कदम बढ़ाता रहता है, हवा की रफ्तार भी बढ़ती रहती है। रात के सन्नाटे को चीरकर झींगुरों की आवाज उसका दिल दहला रही थी। आनंद अपने धीमे धीमे कदमों से चलकर पायल ढूंढने लगता है। तभी उसे पत्नी की पायल मिल जाती है। वो उसे उठाकर जाने लगता है कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो चौंक कर रुक जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो आवाज इस घर के अंदर से आ रही थी। अरे किसी के रोने की आवाज आ रही है, पर ये घर तो सालों से बंद पड़ा है, तो इसके अंदर कौन रो सकता है? आनंद के मन में यही कश्मकश चल रही थी कि आखिर सालों से बंद पड़ा घर, उसके अंदर कोई कैसे हो सकता है। यही सब जानने के लिए वो घर का दरवाजा खोलकर अंदर बढ़ता है। घर के अंदर का माहौल बहुत ज्यादा डरावना था। चारों तरफ मकड़ी के जाले थे। कोई है? कोई है क्या अंदर? बताओ जल्दी। तुम अपनी गायकी को बड़े स्तर पर ले जाकर बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो। कौन हो तुम? कैसे आए यहाँ पे? जिन हूं मैं, जिन। मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम चाहते हो। गायकी का महारथी बना सकता हूँ तुमको। ये आवाज दीवारों में से आ रही थी। आनंद इस आवाज से डरा हुआ तो था, लेकिन वो आश्चर्य में भी था कि उसके बारे में आखिर इतना सब कौन जानता है। इतना सब कुछ मेरे बारे में कैसे जानते हो? मैं तुम्हें ये सब कुछ दे सकता हूँ, पर इसके बदले में मुझे तुम्हारी सुंदर सी बीवी का एक बूंद खून चाहिए।
ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बीवी का एक बूंद खून? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? ऐसा कहकर आनंद वहां से निकलने लगा, पर वो आवाज फिर से आती है। एक बूंद खून ही तो है, और उसके बदले में तुम्हें तुम्हारा सपना मिल रहा है, सोच लो। आनंद बहुत गुस्से में वहां से घर जाता है। उसको थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि ऐसा जो उसके साथ हुआ है वो काफी आश्चर्यजनक था। आखिर दीवारों के अंदर से कोई कैसे बोल सकता है, और अगर उसमें कोई था तो वो कोई इंसान था या कोई भूत? ये सब बातें उसके दिमाग में चल रही थीं। आप आ गए, पायल मिल गई। क्या हुआ? आपके चेहरे की रौनक ही बदली हुई सी लग रही है। नहीं, कुछ नहीं। ये लो तुम्हारी पायल। ऐसा बोलकर आनंद सोने चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में यही सब चीज चल रही थी। वो करवटें बदल रहा था। तभी उससे मालती पूछती है, क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। आपको नींद भी नहीं आ रही। कोई बात है अगर तो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा सर में दर्द है, इसलिए नींद नहीं आ रही। चलिए ठीक है, आपको नींद नहीं आ रही तो मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ, जिससे हो सकता है कि आपको नींद आ जाए। अरे नहीं नहीं, रहने दो, तुम सो जाओ। अरे मैं इतना भी खराब नहीं गाती हूँ। ठीक है। तुम बहुत अच्छा गाती हो। चलो अब तुम भी सो जाओ, मुझे हल्की हल्की नींद आ रही है। इसके बाद मालती सो जाती है और आनंद अभी सोच रहा था, यार वो कोई भी हो, लेकिन उसे मेरे बारे में उसे इतना सब कुछ कैसे पता? कोई शक्ति वगैरह तो नहीं है वो? वैसे वो बस एक बूंद खून ही तो मांग रहा है, और बदले में मुझे भी इतना सब कुछ दे रहा है। आधी रात हो चुकी थी। मालती भी गहरी नींद में थी। आनंद मालती के सोते समय एक बूंद खून ले लेता है और फिर वो उसी घर में जाता है। इस बार वहां सब कुछ शांत था। मैं एक बूंद खून ले आया हूं। अपनी आंखें बंद कर लो। और अपनी आंखें बंद कर लेता है कि तभी एक बहुत ही ज्यादा भयानक आकृति आकर उस टेबल से खून चाट लेती है। वो आकृति इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि कोई भी उसे देख ले तो जीते जी वहीं मर जाए। मैंने जो कहा था वो सब कुछ तुझे मिलेगा, पर एक बात याद रखना, अब मैं कभी तेरे सामने नहीं आऊंगा। पर हाँ, अगर तू मुझे बुलाना चाहे तो बुला सकता है। और एक चीज और याद रखना, अगली बार तू बुलाएगा तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाऊंगा मैं अपनी मर्जी से, और जो मुझे लेकर जाना होगा वो मैं लेकर जाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं भला तुम्हें क्यों बुलाऊंगा? ऐसा बोलते हुए वो वहां से चला जाता है। और अगले दिन सुबह, अरे आनंद बेटवा, कौन साहब आए हैं? तनिक इधर तो जरा आओ। हाँ आया बापूजी। कहिए, आप कौन है? जी मेरा नाम सुभाष है और ये मेरे मित्र विकास। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और शूटिंग आपके गांव में ही चल रही है। मुझे पता चला है कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो क्या आप हमारी फिल्म के सारे गाने गा सकते हैं? अभी हमारा बजट थोड़ा कम है, लेकिन अगर फिल्म चलती है तो आपको आगे और काम मिलेगा और साथ में नाम भी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर गाऊंगा। फिर आनंद फिल्मों के लिए गाता है और उसके गाए हुए गाने लोगों को बहुत पसंद आते हैं। लोग अपने रेडियो में बस उसी के गाने सुना करते थे, जिससे उसे बहुत अच्छा पैसा और नाम दोनों मिलता है। हम बहुत खुश हैं बेटवा तेरी तरक्की देखकर, इसलिए हम तीरथ धाम जा रहा हूँ बेटा। कुछ दिन बाहर ही रहूंगा, तू बहू और अपना ख्याल रखना। ठीक है बापूजी। क्यों जी, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ मैं बहुत खुश हूँ आज।
मैं चाहता था कि एक दिन मेरी गायकी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, मैं बहुत पैसे कमाऊं। आज वो सब हो रहा है। आपकी खुशी देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। आज की रात आनंद को फिर से बेचैनी सता रही थी। इतना सब कुछ पाकर भी वो संतुष्ट नहीं था। रह रहकर उसके मन में और भी ज्यादा पाने की लालसा हो रही थी। एक बूंद खून से इतना सब हो गया। अगर दोबारा उसे कुछ मांगू तो क्या पता वो भी वो जिन पूरा कर दे, और ज्यादा से ज्यादा वो क्या मांगेगा। एक बूंद खून दोबारा दे दूंगा। वो मालती का एक बूंद खून फिर से रात को उस घर में लेकर जाता है। जिन, जिन, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, मेरे सामने आओ। आनंद ने आज तक कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन आज वो अनजाने में ही सही मगर अपने लालच के चलते बहुत गलत काम कर रहा था। क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे? मुझे और शोहरत और नाम चाहिए, और उसके बदले मैं तुम्हारे लिए फिर से एक बूंद खून लाया हूं। ठीक है, शोहरत, नाम, पैसा सब मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन इस बार मुझे एक बूंद खून नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना ही मैं तुम्हें अपनी बीवी दूंगा। ऐसा कहकर वो गुस्से में जाने लगता है कि तभी पीछे से आवाज आती है। एक बेवफा औरत के लिए इतना प्यार, उसने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन फालतू की बात पर विश्वास कर लूंगा? ये सच है। एक दिन जब तुम काम की वजह से रात को देरी से आए थे, उस दिन तुम्हारी पत्नी अपने पुराने आशिक पुनीत के साथ सो रही थी। वो धोखेबाज है, तुम्हें धोखा दे रही है। इतना सुनते ही आनंद बहुत गुस्से में बौखलाते हुए घर जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है, मालती, ये पुनीत कौन है और तुम्हारा इसके साथ रिश्ता क्या है? पुनीत? वो शादी से पहले पुनीत मेरा दोस्त था। मैं उसे पसंद करती थी, लेकिन शादी के बाद मैं उसे कभी भी नहीं मिली। मैं बस आपसे प्यार करती हूँ। कुछ दिन बीत गए। अब आनंद बहुत दुखी रहने लगा था। उसे अपनी बीवी से घिन आती थी। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी बीवी एक धोखेबाज औरत है जो उसके पीठ पीछे एक गैर मर्द से रिश्ता बना रही है। उसे अपनी बीवी से नफरत होने लगी थी। इस नफरत के चलते उसने फैसला किया कि वो अपनी पत्नी को जिन को सौंप देगा। मालती, कहाँ हो? जी कहिए। ये देखो, नई साड़ी तुम्हारे लिए। और हाँ, आज बिल्कुल वैसे ही तैयार हो जाओ जैसे तुम शादी वाले दिन हुई थी। कुछ दिनों से आनंद खपा खपा सा था। उसे लगा शायद आनंद पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहता है, इसीलिए उसे खुश करने के लिए वो उसकी बात मान गई और खुशी खुशी तैयार होने लगी। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो कहाँ जा रही है। वो आनंद के साथ थी, यही उसके लिए बहुत था। जिन, जिन, तुम पीछे हो जाओ। आनंद पीछे हो जाता है और तभी मालती के चारों तरफ एक आग का घेरा बन जाता है और सामने एक अजीब सी डरावनी आकृति प्रकट होती है। आनंद जी, ये सब क्या है? मुझे बाहर निकालिए। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं इतना प्यार करता था तुमसे, लेकिन तुमने शादी के बाद मेरी गैर मौजूदगी में पुनीत के साथ रिश्ता बनाया, मुझे धोखा दिया। अब यही तुम्हारी सजा है। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। मैंने कोई रिश्ता नहीं बनाया है। मैं बस आपसे प्यार करती हूँ। जरूर आपको किसी ने गुमराह किया है। बोला था ना, बुलाएगा मुझे तू, लेकिन जाऊंगा मैं
अपनी मर्जी से, वो भी तेरी बीवी को लेकर। क्या उस दिन जो तुमने मुझसे कहा वो सब झूठ था? आनंद समझ गया था कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। जो उसने जिन की बात पर भरोसा किया, वो अपनी पत्नी मालती को बचाने की कोशिश करता है, मगर उसके चारों तरफ लगी हुई आग और तेज भड़कने लगी, जिसके कारण वो दूर जाकर गिरता है। मालती भी बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन वो आग बढ़ती जा रही थी। रुक जाओ, छोड़ दो मेरी मालती को, मैंने बोला छोड़ दो। आनंद चिल्ला रहा था, पर देखते ही देखते सब कुछ गायब हो गया। अब वहां ना मालती थी और ना ही जिन। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब सिवाय रोने के उसके पास कुछ बाकी नहीं था। जिन उसकी पत्नी को अपने साथ ले जा चुका था। रोते रोते आनंद भी वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब आनंद के पिता घर आते हैं तो आनंद उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे जोर जोर से थप्पड़ मारते हैं। कुल के कलंक, तुझे मैंने बचपन से 1000 बार मना किया था कि इस घर के पास मत जाना, लेकिन तू नहीं माना। तूने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो घर इतने सालों से मैंने बंद रखा, तुझे कितना रोका, लेकिन ना जाने कब तू वहां चला गया और अपने लालच और ईर्ष्या की वजह से तूने सब कुछ तबाह कर दिया। आखिर आज साबित हो गया कि तू श्रापित है। 25 साल पहले जब तू छोटा था तो ये जिन की कहानी शुरू हुई थी और आखिरकार उसने अपना कहा सच कर दिया। दोस्तों, आखिर आनंद के पिता ने उसे श्रापित क्यों कहा था? 25 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण आनंद की पत्नी आज उसके साथ नहीं थी? और ऐसा क्या राज था उस घर में जिसके कारण उसे बंद रखा गया था? ये सब जानने के लिए आपको हमारी स्टोरी का पार्ट 2 देखना होगा। हमारा दूसरा पार्ट आपके मोटिवेशन से ही पूरा हो सकता है, तो जल्दी से जल्दी हमें 5000 लाइक्स कीजिए ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आएं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वैसे तो हम डरावनी स्टोरी बनाते हैं, पर मैं आपको एक डरावना स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो जो देख रहे हैं उनमें से 98% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो अगर आप भी उन 98% में से हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं, और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करें। आपकी लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। हॉरर होमीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली स्टोरी आप सबसे पहले देख पाएं। हमारी स्टोरी को प्यार देने के लिए और पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।